मॉर्निंग बच्चों। व्याकरण में क्रिया चैप्टर में इसके पूर्व के वीडियो में हम लोग क्रिया एवं धातु की परिभाषा, क्रिया के भाग, क्रिया के भेद में कर्म के आधार पर क्रिया के भेद के बारे में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद के बारे में जानेंगे। तो प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के 7 भेद होते हैं। पहला, सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही धातु से बनी क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे सामान्य क्रिया कहा जाता है। जैसे मित्र हमारे घर आया, वह मिठाई लाया। इसमें आया और लाया एक ही धातु से बनी क्रिया है, अतः यह सामान्य क्रिया है। दूसरा, संयुक्त क्रिया। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जब किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक धातु से बनी क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे शिकारी शेर को मार डाला, रमा लिखने लगी। यहाँ पर मार डाला और लिखने लगी 2 धातु से बनी क्रियाएं हैं, अतः यह संयुक्त क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया के 2 उपभेद होते हैं। पहला, मुख्य क्रिया। जब वाक्य में पहली क्रिया मुख्य अर्थ को देती है वह मुख्य क्रिया कहलाती है। जैसे शिकारी शेर को मार डाला, इसमें मारना जो है वह मुख्य अर्थ को दे रही है, अतः यह मुख्य क्रिया है। दूसरा, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर के वाक्य को तथा अर्थ को पूर्ण करती है। इसके परिवर्तित होने से काल भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे वह रहता है, वह वहां गया था, तुम सोए हुए थे। यहाँ पर है, था, हुए थे सहायक क्रिया है। अगर यह परिवर्तित होगी तो काल भी परिवर्तित हो जाएगा। जब सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होती है तो वह अपने अर्थ को खोकर मुख्य क्रिया को नवीन अर्थ देती है। कुछ विद्वान सहायक क्रिया को रंजक क्रिया भी कहते हैं, किंतु जब हम सहायक क्रिया और रंजक क्रिया के बारे में गहराई से अध्ययन करते हैं तो हमें दोनों के बीच अंतर दृष्टिगत होता है। तो रंजक क्रिया क्या है? जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर उसमें और भी प्रभावोत्पन्नता लाती है, उसे और प्रभावशाली बनाती है, वह रंजक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन को रोना आ गया, इसमें रोना मुख्य क्रिया, गया सहायक क्रिया, आना रंजक क्रिया है। क्योंकि आना के प्रयोग से वाक्य जो है वो और भी प्रभावशाली हो गया है, प्रभावोत्पादक हो गया है। किंतु यहाँ यह ध्यान देना बहुत जरूरी है कि प्रत्येक रंजक क्रिया प्रत्येक मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त नहीं हो सकती। जैसे धमकना, हम आ धमकना तो कह सकते हैं किंतु चल धमकना नहीं कह सकते। और अब रंजक क्रिया के पश्चात नाम धातु क्रिया। जब कोई क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणवाची शब्दों से बनती है वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। पहला, संज्ञा। संज्ञा से कैसे बनती है? हाथ हथियाना, बात बतियाना। दूसरा, सर्वनाम, अपना अपनाना। तीसरा, विशेषण, घर गरमाना, दोहरा दोहराना। चौथा, अनुकरणवाचक, अनुकरणवाची शब्दों से खटखट खटखटाना, थप थप थपथपाना आदि। अब चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी और से करवाता है, किसी और को प्रेरणा देकर किसी और से कार्य को करवाता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 रूप होते हैं। प्रथम रूप में कर्ता किसी कार्य को स्वयं करता है और द्वितीय रूप में वह कार्य को स्वयं न करके किसी और को प्रेरणा देकर करवाता है। जैसे पढ़ाना, लिखाना, ये क्या है? कर्ता कार्य को स्वयं कर रहा है, यह प्रेरणार्थक क्रिया का प्रथम रूप है। जबकि लिखवाना, पढ़वाना यह द्वितीय रूप है, इसमें कर्ता कार्य को दूसरे से करा रहा है। तो जो प्रेरणार्थक क्रिया का दूसरा रूप है वही पूर्ण रूप से प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्ता दूसरे से कार्य को करवा रहा है। अब पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व कोई अन्य क्रिया
जुड़ी होती है वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे बंदर का तमाशा देखकर बच्चे हंसने लगे। रमा गीत गाकर बैठ गई। इसमें हंसने लगे, बैठ गई से पहले गाकर और देखकर क्रिया प्रयुक्त हुई है जो कि पूर्वकालिक क्रिया है। यहाँ यह ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम किसी भी क्रिया में कर और करके लगाकर पूर्वकालिक क्रिया बनाते हैं। अब अगला है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया क्या है? कृदंत क्रिया में प्रत्यय लगाकर जब एक नई क्रिया का निर्माण किया जाता है उसे कृदंत क्रिया कहा जाता है। कृदंत क्रिया के 3 उपभेद हैं। पहला वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया, जिससे वर्तमान का बोध होता है, वह वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे आ प्लसता आता, खा प्लसता खाता आदि। दूसरा है भूतकालिक कृदंत क्रिया, जिससे बीते हुए समय का बोध होता है। जैसे पढ़ धन आ पढ़ा, खा धन या खाया आदि। तीसरा है पूर्वकालिक क्रिया, वही जिसमें कर या करके लगा के बनाया जाता है। जैसे देख धन कर देखकर, पढ़ धन कर पढ़कर आदि। अब 7वां है अपूर्ण क्रिया। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह क्रिया जो है अपूर्ण है। तो जब वाक्य में क्रिया प्रयुक्त होती है किंतु वह पूर्ण अर्थ को नहीं बता पाती है, उसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस हमारे थे, वे हैं। यहाँ पर थे और हैं क्रिया का प्रयोग हुआ है, लेकिन वाक्य किसी भी अर्थ को बताने में सक्षम नहीं है। अगर यही वाक्य हम ऐसे कहें कि सुभाष चंद्र बोस हमारे राष्ट्रनायक थे, वे सम्माननीय हैं, तो राष्ट्रनायक और सम्माननीय शब्द के प्रयोग करने से जो वाक्य है वह पूर्ण हो गया है और एक सार्थक अर्थ को भी बताने में सक्षम हो गया है। तो वे शब्द जो अपूर्ण क्रिया के अर्थ को बताने में सक्षम नहीं होते हैं और उनके प्रयोग से वे अपूर्ण अर्थ को बता लेते हैं, वे पूरक शब्द कहलाते हैं। पूरक मतलब जो अपूर्ण शब्द को पूर्ण करके एक सार्थक अर्थ बता पाते हैं, वे पूरक शब्द कहलाते हैं। जैसे सम्माननीय और राष्ट्रनायक, ये पूरक शब्द है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आगे की बातें अगले वीडियो में।